तो आइए हम लोग स्टडी करने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स फिजिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सारे चैप्टर्स में इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, इसलिए हम इसे अच्छी तरह से समझेंगे। वेक्टर्स क्या है, इनको कैसे ऐड करते हैं, कैसे इनका सब्ट्रैक्शन होता है और इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आइए वेक्टर्स को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जितने भी फिजिक्स में क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेज़र करते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है क्या, फर्स्ट में स्केलर्स एंड सेकेंड में होता है क्या आपको वेक्टर्स। स्केलर्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। स्केलर्स के पास क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है इनके पास, ओनली मैग्नीट्यूड, एंड ये एडेड बाय जनरल अलजेब्रा, एडेड बाय जनरल अलजेब्रा। यस, अब वेक्टर्स की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो जो वेक्टर्स हैं इनके पास क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होगा, सेकेंड नंबर में क्या हो गया आपको डायरेक्शन, एंड थर्ड क्राइटेरिया वेक्टर होने के लिए ओबे, ये ओबे करते हैं, या फिर हम इन्हें ऐसे बोल सकते हैं कि एडेड बाई, ऐसे लिख सकते हैं कि एडेड बाई वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा से हम इन्हें ऐड करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा मीन्स क्या हुआ, ये जो वेक्टर अलजेब्रा है ये क्या होता है, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। हम इसकी बात डिटेल में करेंगे आगे हम लोग इसको। सबसे पहले हम लोग स्केलर्स को देखें। स्केलर के पास ओनली मैग्नीट्यूड है एंड एडेड बाय जनरल अलजेब्रा, जबकि जो वेक्टर्स है उनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है और एडेड बाय वेक्टर अलजेब्रा मीन दैट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये ऐड होते हैं। थोड़ा सा हम लोग वेक्टर अलजेब्रा और एक जनरल अलजेब्रा को हम लोग थोड़ा यहाँ देखते हैं क्या इसके ये होते हैं। जैसे जनरल अलजेब्रा की बात करें 2 + 3 = हमेशा ये 5 होगा। ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू जनरल अलजेब्रा, जिसको हम पढ़ते हैं जनरल अलजेब्रा के अकॉर्डिंग हो गया, है ना। बट वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग 2 + 3 ये इक्वल टू 5 भी हो सकते हैं, इक्वल टू 3 भी हो सकते हैं, इक्वल टू 4 भी हो सकते हैं, इक्वल टू 2 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है। ये कैसे होंगे इसको हम लोग सीखेंगे, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा एंड जनरल अलजेब्रा में ये डिफरेंस हो गया। आखिर ये इनके डिफरेंट वैल्यूज कैसे आएंगे, अलग अलग एंगल पे होंगे तो अलग अलग वैल्यूज आएंगे, उसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन किसी भी क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वो वेक्टर नहीं है। थर्ड क्राइटेरिया होना चाहिए क्या, जिनको वेक्टर अलजेब्रा से हम ऐड कर सकें, जो वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करता हो। जिससे आइए यहाँ एक मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक करंट हैविंग बोथ, इलेक्ट्रिक करंट having both magnitude as well as direction, but it is a scalar physical quantity. इलेक्ट्रिक करंट हैविंग बोथ,
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट इट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। फुल स्टॉप के बाद यहाँ पे है क्या, वाई, ऐसा क्यों है। हाँ, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग। देखिए, हम लोगों को पता है कि जैसे कि ये सेल होता है, ऐसे पढ़ा होगा आप लोगों ने 10th क्लास में। ऐसे ये करंट यहाँ से आई अगर आ रहा, आई का डायरेक्शन ये है, ये R1 है और ये R2 है। ये हो गया हमारा I1, और यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I2। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है, I इक्वल टू I1 प्लस I2। हम लोग जनरल अलजेब्रा से इनको ऐड करते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो दोनों है, लेकिन ये वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करता है, इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी। तो आंसर क्या लिखेंगे, इट इज बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट added by general algebra। यस, इसका मीनिंग ये हुआ कि वेक्टर होने के लिए एक थर्ड क्राइटेरिया है, वो क्या है, वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करना, पैरेललोग्राम लॉ को ओबे करना। अब आइए एक और यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, विच वन of the following most appropriate इसमें से कौन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट है क्या, फोर्स इज ए वेक्टर, hence it is added by parallelogram law। okay, first of force is a vector, hence it is added by parallelogram law। सेकेंड ऑप्शन है इसमें कि फोर्स is a vector, force is a vector because it is added by parallelogram law, फोर्स एक वेक्टर है, यहाँ पे फोर्स इज ए वेक्टर, फोर्स एक वेक्टर है क्योंकि इसको हम पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करते हैं। यहाँ क्या है, फोर्स इज ए वेक्टर, हेंस इट इज एडेड बाय पैरेललोग्राम लॉ। तो देखिए, ये जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ तो दोनों करेक्ट हैं, फर्स्ट भी सेकंड भी, लेकिन हमें टिक आउट करना है मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट हमारा ये सेकंड होगा, बिकॉज ये आपको फोर्स के वेक्टर होने का क्राइटेरिया बता रहा है कि फोर्स वेक्टर है। हाँ, क्योंकि ये पैरेललोग्राम लॉ से ऐड होगा। यस, दिस इज करेक्ट। ओके, ठीक है। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग बात करते हैं वेक्टर्स एंड स्केलर की। तो जो एग्जाम्पल्स है उसकी बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स को समझते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि एक किसी का होम है, ये होम है, हाँ, और यहाँ से इनको स्कूल जाना है, स्कूल है ये स्कूल हो गया। इसमें आने के लिए एक ऐसे रूट जा रहा है, हाँ, फिर इस रूट से एक रूट ऐसे कटता है और फिर ऐसे चला गया, ये यहाँ से एक ऐसे रूट आता है। यस, सपोज कर लीजिए कि ये है आपको 1 किलोमीटर, ये भी हमारा 1 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक ये है आपको 2K। अब अगर कंप्लीट हम लोग डिस्टेंस यहाँ से वहाँ देखते हैं तो ये है आपको 4 किलोमीटर। तो अगर हमें यहाँ पे इस
इस जगह पे कोई पर्सन है, जैसे ये पर्सन है कोई, इनको अगर इस स्कूल तक जाना है, यहाँ पे ये चारों तरफ से ऐसे बंद है रास्ता, इनको अपने स्कूल तक जाना है, अगर इस आदमी को उस स्कूल के पास पहुंचना है यहाँ से, तो अगर हम उनको सिर्फ बताते हैं कि यहाँ से वो स्कूल 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाएगा जब तक कि हम उन्हें एक प्रॉपर वे में डायरेक्शन नहीं बताएंगे कि आप ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, है ना। यानी कि वो स्कूल तक किसी भी डायरेक्शन में 4 किलोमीटर चलने पर वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक टैक्सी वाले हैं, उनसे कोई पैसेंजर बात कर रहा है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो अगर वो टैक्सी वाले को पता चल जाए कि ये डिस्टेंस कितना है, तो वो जो भाड़ा होगा यहाँ तक ले जाने के लिए उसको वो बता सकते हैं। अगर उनको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ये जगह यहाँ से 4 किलोमीटर है, तो वो अपना कैलकुलेशन कर लेंगे कितना उनका पेट्रोल कंज्यूम होगा, कितना उनको अपना फेयर भाड़ा बताना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये ओनली 4 किलोमीटर जो इंफॉर्मेशन है वो किसी पर्सन के लिए जो कि यहाँ जाने वाला है उसके लिए इनकम्प्लीट है, लेकिन उस टैक्सी वाले के लिए कंप्लीट है क्योंकि उसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलरली हमारे फिजिक्स में भी बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनके साथ डायरेक्शन एसोसिएट होता है, विदाउट डायरेक्शन वो क्या है, फुल्ली डिफाइंड नहीं है। तो वही हमारे वेक्टर्स होते हैं। अब आइए कुछ वेक्टर्स एंड स्केलर्स के एग्जाम्पल्स हम लोग बात करें। तो मैं पहले यहाँ लिखता हूँ क्या, स्केलर्स। स्केलर्स कौन कौन से होते हैं, तो स्केलर्स जो होंगे वो होगा आपको, जैसे पता होगा आप लोगों को, फर्स्ट में क्या हो गया, मास हो गया, सेकेंड नंबर में क्या हो गया आपको, टाइम हो गया, एंड थर्ड में क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस हो गया, हाँ, एंड फोर्थ नंबर में क्या हो गया हमारा, टेम्परेचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक और लिख लीजिए, फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सारे हैं, हम धीरे धीरे हमें खुद आइडिया हो जाएगा कौन वेक्टर्स है कौन स्केलर है, उतना एग्जाम्पल हमें याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आइए अब हम लोग वेक्टर्स की बात करते हैं। वेक्टर्स, इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनका एग्जाम्पल होता है, हो गया एक हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड नंबर में क्या हो गया हमारा, वेलोसिटी, वेलोसिटी। थर्ड एग्जाम्पल हो गया हमारे एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। फोर्थ नंबर में क्या हो गया हमारा, फोर्स लिख लेता हूं मैं, हाँ। और फिफ्थ एग्जाम्पल हमारा ये है कि ग्रेडियंट्स ऑफ ऑल स्केलर्स आर वेक्टर। ग्रेडियंट हम अभी समझेंगे, ग्रेडियंट क्या, पहले लिख दो यहाँ के ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट्स ऑफ ऑल स्केलर्स, ऑल स्केलर्स आर वेक्टर। जितने भी हमारे स्केलर्स हैं उनके ग्रेडियंट, हाँ, क्या होंगे, वेक्टर क्वांटिटी होंगे। आइए ग्रेडियंट को समझते हैं। किसी भी क्वांटिटी का डिस्टेंस के साथ जो चेंज होता है उसको हम उस क्वांटिटी का ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल T इक्वल टू क्या है हमारा, टेम्परेचर है, टेम्परेचर, हाँ, ओके। और यहाँ पे जरा सा देखिए, अगर मान लिया यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस को हम dr लिखते हैं और यहाँ के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो dt है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, dt बाई dr इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये टेम्परेचर एक स्केलर है लेकिन उसका ग्रेडियंट है टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है, ये वेक्टर हो गया। अगर सिमिलरली अगर ये एक प्रेशर होता P dP बाई dr, प्रेशर ग्रेडियंट, तो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता, ठीक है। अब हम लोग समझ चुके कि वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है। तो वेक्टर क्वांटिटीज होंगे, उनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा, उनको स्पेशल मेथड से हम उनको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ उनको स्पेशल मेथड से हम ऐड करते हैं।
मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हमें उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन हमें लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो आइए उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर अलजेब्रा। तो अब हम लोग वेक्टर्स के बारे में डिटेल बात करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हमारा क्या हो गया यहाँ, वेक्टर्स। वेक्टर्स को अब हम डिटेल स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में हमारा क्या हो गया, डिनोशन। कैसे हम उन्हें डिनोट करें, डिनोशन। यस, तो डिनोशन में इनको फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट डिनोशन का मेथड होता है बाई बोल्ड लेटर्स। बोल्ड लेटर जैसे फॉर एग्जांपल, आइए बोल्ड लेटर में हम लोग देखें तो जैसे ये हो गया हमारा ऐसे, ये हो गया हमारा ए। एक मिनट, इसको और अच्छे से मैं कर देता हूं। हाँ, जैसे ये हो गया, बोल्ड बना दीजिए। उसी तरह से हमारा क्या हो गया, एंड ये देखिए ये ए लिखा मैंने, हाँ ए, ये हो गया हमारा ए बी एन, ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंड नंबर में क्या हो गया हमारा, हाँ सेकेंड नंबर में बाई हाफ बोल्ड लेटर, बाई हाफ। ये हम लोग कैसे वेक्टर को डिनोट करते हैं, कहीं भी हम लिख रहे हैं तो कैसे डिनोट करेंगे उसकी बात हो रही है, कहीं बुक में प्रिंटेड है वहां कैसे डिनोट हो रहा है, बाई हाफ बोल्ड लेटर्स। हाफ बोल्ड लेटर्स, हाफ बोल्ड की मीनिंग क्या होगा, जैसे हाफ, ये देखिए ये हमारा ए है, ए ऐसे हमने कर दिया है, ए को हाफ बोल्ड बनाना है हमें ऐसे। यस, ये हो गया है। सिमिलरली बी है, ये बी हो गया, ए एंड बी। ये हो गया हमारा क्या, बाई हाफ बोल्ड लेटर ए एंड बी। ठीक है, आइए अब थर्ड मेथड हम लोग बात करें। थर्ड मेथड हो जाता है बाई एरो ऑन द टॉप ऑफ ए लेटर। बाई एरो ऑन द टॉप ऑफ ए लेटर, किसी भी लेटर के ऊपर हम एरो दे करके, ये देखिए ये वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी, सिमिलरली ये वेक्टर सी, ऐसे हम दिखा सकते हैं। ये हो गया हमारा। अब इसमें जो हमारा फोर्थ नंबर है वो क्या है, बाई, हाँ कैप और हैट ऑन द टॉप ऑफ ए लेटर, किसी भी लेटर के टॉप पे, हाँ हम कैप या फिर हैट, क्या मतलब वो, ये देखिए ये ए कैप, एन कैप, बी कैप, कैपिटल ए कैप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या हो गए, आपको वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के मेथड हो गए। बट अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो हमारा मेथड है बोल्ड लेटर एंड हाफ बोल्ड लेटर, ये क्या है, ये क्या है आपको इन प्रिंटिंग में इसको यूज किया जाता है। जब आप एनसीईआरटी की बुक्स देखेंगे उसमें जो भी वेक्टर दिखाया गया होगा वो सब बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, डिनोट किए हुए हैं। हाँ, फॉरेन ऑथर की बहुत सारी बुक्स हैं उसमें भी बोल्ड लेटर से डिनोट किए हुए हैं। अब ये जो मेथड है हमारे पास एरो वाला एंड कैप वाला, ये हम इन हैंड रिटन फॉर्म, जब हम हाथ से नोटबुक में लिखते होते हैं तो इस तरह से लिखते हैं हम लोग। कैसे हो गया, इन हैंड रिटन फॉर्म, इसको मैं इसको यहाँ करता हूँ, हैंड रिटन फॉर्म। ओके, हैंड रिटन फॉर्म में ही होता है। अब इस हैंड रिटन फॉर्म में स्पेशली जो ये कैप वाला सिस्टम है, ये क्या है आपको, हाँ फॉर किसके लिए, यूनिट वेक्टर, हाँ यूनिट वेक्टर क्या है, एक स्पेशल टाइप का वेक्टर होगा, वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे, आएगा वो आगे। हाँ ठीक है,
ये हो गया हमारे किसी भी वेक्टर को कैसे हम डिनोट करते हैं, बोल्ड लेटर, हाफ बोल्ड लेटर, इन प्रिंटिंग, एरो एंड कैप, इन हैंड रिटन फॉर्म। स्पेशली कैप वाला जो है वो कहाँ होगा, कहाँ यूज होगा, यूनिट वेक्टर को डिनोट करने के लिए। तो इस तरह से अब हम लोग इसको थोड़ा सा, अब सेकेंड पॉइंट की बात करें हम लोग, वो क्या है, वो है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो एक्चुअली इसको कैसे डिनोट करेंगे, ये पहले हम लोग समझते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। एक्चुअली ये जो मैग्नीट्यूड जो टर्म है, हाँ, मैग्नीट्यूड जो लिखा हुआ है ये, इसके मीनिंग होते हैं साइज। साइज मतलब क्या है, हाउ मच, हाउ लार्ज, ऐसे हम कितना बड़ा, कितना, ये हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता हूं तो मैं 5 न्यूटन अप्लाई किया, 10 न्यूटन अप्लाई किया, सेम डायरेक्शन में 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, फिर 20 न्यूटन, तो ये जो फोर्स है उसके डायरेक्शन तो वही रह रहे हैं, लेकिन उनके साइज इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, 5, 10, 15 हो जा रहा है या 20 हो जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो वही हुआ। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जो हमें डिनोट करने का जो मेथड होता है वो क्या होता है, बाय मॉड। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये एक वेक्टर है, इसको हम बोलेंगे वेक्टर ए, ऐसे रीड करेंगे वेक्टर ए, ओके। अब हम लोग यहाँ पे इस पे अगर मॉड लगा देते हैं, ऐसे मॉड अगर हम मॉड लगा देते हैं, हाँ, ये ए है, ए पे ऐसे मॉड हम दे दिए, ये क्या कहलाएगा हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है हो गया। ये मॉड दे और ये सिंपली हम ए लिख देते हैं, ठीक है ना, सिंपली ए लिख देते हैं, ये भी हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है। ऊपर से हम एरो को हटा देते हैं, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका साइज क्या है, कितना बड़ा है, हाँ। जैसे ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ, ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ। तो 100 मीटर, 100 क्या है यहाँ, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक नंबर होगा, एक यूनिट लगा होगा साथ में, ठीक है ना, ओके, ठीक है। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब आइए इस वेक्टर को हम ग्राफिकली कैसे शो करते हैं, ग्राफ में कैसे दिखाते हैं। तो हमारा यहाँ पे थर्ड नंबर क्या हो गया हमारा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो ग्राफिकली इसको हम कैसे दिखाते हैं, तो इनको हम ग्राफिकली दिखाते हैं बाय एरो, एरो से हम दिखाएंगे, एरो से। तो आइए हम लोग यहाँ पे एरो से दिखा रहे हैं, हाँ। तो इसमें सबसे फर्स्ट में ये देखिए, ये एक एरो हो गया, ऐसे ये कोई वेक्टर हो गया ये, ठीक है। सपोज कर लेता हूं कि मैं ए हो गया, ऐसे ये वेक्टर ए है। इसमें देखिए ये इसका यहाँ पे क्या है, आपको इसका टेल है ये, और ये क्या हो गया, इसका हेड हो गया, ये हेड, हाँ। किसी भी एरो के पास टेल एंड हेड होता है। एंड हम अगर ध्यान से देखें तो इनके बीच का ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ एरो, इस एरो का लेंथ हो गया। इस एरो को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, किसी वेक्टर को ग्राफिकली, हाँ, दिखाने के लिए। तो आइए, टेल हो गया, हेड हो गया। तो टेल क्या करता है, इस वेक्टर के ओरिजिनेशन को दिखाता है, ओरिजिनेशन, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है वेक्टर। और हेड क्या हो गया हमारा, ये हेड क्या, डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है ना। ये हेड रिप्रेजेंट डायरेक्शन, हाँ। डायरेक्शन के लिए ही एक और टर्म हम यूज करते हैं, ओरिएंटेशन। तो डायरेक्शन और ओरिएंटेशन को दिखाता है ना। कहीं भी हम वेक्टर को अगर दिखाना चाहेंगे तो एरो से दिखाते हैं। लेंथ ऑफ एरो क्या, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो लेंथ ऑफ एरो ये क्या दिखाएगा,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाता है। यस, अब आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे एक ही साथ मुझे कई वेक्टर्स को शो करने हैं जिनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट है, तो जिसके मैग्नीट्यूड जितने ग्रेटर होंगे उनके लिए एरो हमें उतना बड़ा रखना पड़ेगा। तो यहां पहले लिख दूं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ एरो, जो एरो होगा लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना लेंथ होगा एरो का उतना ही बड़ा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। अगर एक ही साथ कई वेक्टर को हम लोग शो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आइए, एक वेक्टर हमारा क्या है, ए है, हाँ वो क्या है 2 यूनिट नॉर्थवार्ड, नॉर्थ की तरफ। अच्छा, बी क्या है, बी इक्वल टू 6 यूनिट साउथ, सॉरी इसको भी हम लोग या फिर ऐसे करते हैं, ये हाँ, एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये हमारा क्या है, वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट, एंड वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, एंड सी का मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट। अगर इनको हमें कहीं एक ही जगह शो करना होगा इन वेक्टर्स को, सपोज कीजिए कि ये एक ही डायरेक्शन में है, तो ये देखिए अगर ये हमारा वेक्टर ए है तो वेक्टर बी को इसी के अकॉर्डिंग बड़ा हमें बनाना पड़ेगा इनके लेंथ को, ताकि हम शो कर सकें कि इसके मैग्नीट्यूड ग्रेटर है, दिस इज बी, ओके। एंड एक और वेक्टर जो सी है, ये इनसे भी ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सी वेक्टर बोलेंगे। हाँ, तो यानी कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड उसके जो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला जो एरो है उसका लेंथ, हाँ क्या बताता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। आइए हम लोग और भी देखते हैं कैसे हम लोग वेक्टर को, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, दिस इज वेक्टर ए, ये हमारा क्या है, वेक्टर ए है। ये क्या हुआ हमारा, यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा, क्या हो गया, यहाँ पे वेक्टर ए मेक्स एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। इस तरह से हम लोग बहुत सारे वेक्टर्स को एक साथ भी हम लोग शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आइए, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। सपोज कीजिए कि एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर हमारा यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, एक्स एक्सिस के साथ समथिंग एंगल नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। इस तरह से हम लोग वेक्टर को ग्राफिकली अपने नोटबुक में ऐसे लिखते हैं हम लोग। फिर अब आइए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो गया, हाँ अब यहाँ पे जो हमारा फोर्थ जो वेक्टर के लिए हमें जो सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच जो एंगल होंगे जिनको हम वेक्टर एंगल भी बोलते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ओके। और इसी को मैं लिख देता हूं, और क्या नाम है इसका, वेक्टर एंगल बोलते हैं इसको, वेक्टर एंगल, यानी कि दो वेक्टर के बीच जो इफेक्टिव एंगल होंगे वो क्या होंगे। तो इसका रूल ये है कि दो वेक्टर के बीच के एंगल को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले लिख देता हूं क्या, अरेंज द वेक्टर्स टेल टू टेल, टेल टू टेल पता है हमें, वेक्टर जो होगा उसके पास हेड और टेल दोनों होंगे। कैसे अरेंज का, अरेंज द वेक्टर्स टेल टू टेल इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन में हमें उन्हें टेल टू टेल अरेंज करनी है, प्रॉपर ओरिएंटेशन, हाँ। एंड टेक ए स्मॉलर एंगल एज
ए स्मॉलर एंगल एज वेक्टर एंगल। स्मॉलर एंगल जो होगा उनको हम वेक्टर एंगल लेंगे, जो स्मॉलर एंगल होगा। आइए अब समझते हैं इसको। ये बात जो है, फर्स्ट में मैं सपोज करता हूं कि ये एक वेक्टर ए है हमारा, ठीक है, और एक वेक्टर क्या है, ऐसे है हमारा बी, ये वेक्टर बी है। इनके बीच का एंगल क्या होगा हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक बात हम लोग यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि इन वेक्टर्स को हम टेल टू टेल अरेंज करेंगे इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी कि उनके डायरेक्शन को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जिस तरह से उनका ओरिएंटेशन है, ये ऐसे है, ये ऐसे, वैसे ही रखेंगे। तो आइए करते हैं अरेंज। तो अगर मैं यहाँ पे ये ऐसे कर दूं, दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए हो गया, और ये क्या हो गया हमारा वेक्टर बी। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, मैं ठीक कर लूं, हाँ। तो अब क्या हो गया, दिस इज ये हो गया हमारा वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब इनके बीच एक तो एंगल ये है और दूसरा एंगल हमारा कौन सा है, इधर से हम लोग आ रहे हैं ऐसे। अगर इसको मैं थीटा सपोज करता हूं तो ये 360 माइनस थीटा हो गया ये एंगल। क्या रूल है, अरेंज द वेक्टर टेल टू टेल इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। हमने क्या किया, प्रॉपर ओरिएंटेशन में इनको हमने अरेंज किया। बी थोड़ा ऐसे है, थोड़ा सा ऐसे हो गया, कोई नहीं, ऐसे ही लेंगे हम लोग। उसके बाद इसमें जो स्मॉलर एंगल है वही हमें वेक्टर एंगल लेना है। तो हमें देखने में ही क्लियर है कि ये थीटा इनके बीच स्मॉलर एंगल है, 360 माइनस थीटा क्या है, ग्रेटर देन थीटा है। इसलिए थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, है ना। आगे हमें कई जगह इस एंगल को यूज करना पड़ता है वेक्टर एडिशन में। तो हमें हमेशा याद रखना है कि दो वेक्टर जहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, यानी कि दोनों के टेल और टेल जहां मिल रहे हैं, उनके बीच का स्मॉलर एंगल ही हमें यूज करना है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। अब आइए, अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन द फॉलोइंग डायग्राम दिया हुआ है, उसमें से हमें ए एंड बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो आइए, सबसे फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में ये है कैसा है डायग्राम, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है, ए एंड बी, ओके। दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का ये एंगल गिवन है कि 60 डिग्री है, ओके। आइए नेक्स्ट, सेकेंड डायग्राम क्या है, सेकेंड वाला डायग्राम जो है वो क्या है, एक वेक्टर हमारा ऐसे है और एक वेक्टर हमारा ऐसे है, ये है ए और ये है बी। और ये एंगल गिवन है कि ये है हमारा 120 डिग्री। और यहाँ पे थर्ड डायग्राम क्या है, इसमें एक वेक्टर हमारा ए ऐसे है और बी वेक्टर हमारा ऐसे, ये है हमारा बी वेक्टर, ये एंगल 60 डिग्री है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इन तीनों डायग्राम में जो दिए गए हैं एंगल्स 60, 120 एंड 160, लेकिन हमसे पूछा है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, यानी इफेक्टिव एंगल क्या होगा, वेक्टर एंगल क्या होगा इनके। तो सबसे फर्स्ट में अगर हम लोग देखें तो ये क्या रूल था कि वेक्टर्स को हम टेल टू टेल अरेंज करें और उनके बीच के स्मॉलर एंगल को हम एज ए वेक्टर एंगल यूज करें। तो आइए इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं। तो ऑलरेडी ये टेल टू टेल अरेंज है और उनके बीच के जो स्मॉलर एंगल है वो 60 डिग्री है। यस, ये बड़ा एंगल है, ये क्या हो जाएगा 360 माइनस 60 इक्वल टू 300 डिग्री, जो कि आपको वेक्टर एंगल नहीं होगा। क्या रूल है
कि टेल टू टेल अरेंजमेंट के बाद जो स्मॉलर एंगल आए वही वेक्टर एंगल होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्या, थीटा ए बी इक्वल टू 60 डिग्री। हाँ यस, आइए इसमें देखते हैं। यहाँ ए एंड बी के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 120 डिग्री गिवन है ऑलरेडी, लेकिन जो रूल है एंगल फाइंड आउट करने का उसके अकॉर्डिंग नहीं है ये, क्योंकि क्या रूल है कि वेक्टर्स टेल टू टेल अरेंज हो और उनके बीच के स्मॉलर एंगल ही वेक्टर एंगल होंगे। ये टेल टू टेल नहीं है, देखिए ए का हेड यहाँ है और बी का टेल यहाँ है, तो आखिर इसको हम कैसे करें। तो इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसमें एक प्रॉपर्टी है, किसी भी वेक्टर को उनके प्रॉपर ओरिएंटेशन में अगर हम स्लाइड करते हैं तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन में, जैसे ये ए वेक्टर है, इसको हम ऐसे स्लाइड करें, बी को आगे अगर स्लाइड करते हैं तो वो कभी वो चेंज नहीं होगा। इन प्रॉपर ओरिएंटेशन हमें स्लाइड करनी है। अब हमें क्या करना है, ए एंड बी को टेल टू टेल अरेंज करना है, क्योंकि हमें वेक्टर एंगल चाहिए। तो ये ए है, टेल टू टेल अरेंज करने के लिए ऐसे हमने एडवांसिंग करके, ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, एडवांसिंग करके हमने यहां पर बी को एक मिनट, हमने ऐसे, दिस इज ए ऐसे हो गया, ए वेक्टर हम स्लाइड करके ऐसे ला दिए इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, तो ये ए वेक्टर हो गया। अब जरा देखिए ए एंड बी के बीच जब हम टेल टू टेल अरेंज करते हैं तो दो एंगल हमें मिल रहे हैं। एक एंगल तो ये है जो कि क्लियर है कि बड़ा एंगल है, लेकिन जो दूसरा एंगल है इसमें वो कौन सा है, वो रहा ये, दिस इज सपोज कीजिए कि ये थीटा है ना, ये थीटा, यही एंगल होगा क्या, थीटा ए बी। ए एंड बी के बीच जो एंगल है वो थीटा ही है। थीटा का वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, 120 प्लस थीटा, 120 प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 180 माइनस 120, 60 डिग्री। क्लियर है, हाँ ये 60 डिग्री हो गया, यानी कि ए एंड बी के बीच अभी भी एंगल 60 ही है। यहाँ पर इस सिचुएशन में हमें टेल टू टेल अरेंज करने के बाद स्मॉलर एंगल एज वेक्टर एंगल लेना है। नेक्स्ट, अब यहाँ बात करें हम लोग तो ये देखिए दो वेक्टर हैं ए एंड बी, इनके हेड कोइंसाइड कर रहे हैं, लेकिन जो हमें वेक्टर एंगल लेनी है वो क्या है, उनके टेल कोइंसाइड कराने हैं। तो टेल कोइंसाइड कराने के लिए यहाँ भी हम लोग स्लाइड कर सकते हैं, जैसा कि जानते हैं हम लोग कि कभी भी वेक्टर्स को उसके प्रॉपर ओरिएंटेशन में अगर हम स्लाइड करते हैं तो वो चेंज नहीं होता है। तो अब आइए, मैं अगर बी को ऐसे एडवांसिंग कर रहा हूं, ऐसे ए को ऐसे एडवांसिंग किया आगे, दिस इज ए एंड दिस इज बी, हाँ ये इनके बीच का स्मॉलर एंगल है टेल टू टेल अरेंजमेंट के बाद। यस, अब क्या हुआ, दिस एंगल इज थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां भी आंसर आ गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरह से हमें जो वेक्टर एंगल होगा हम इस मेथड से फाइंड आउट करेंगे। आइए आगे अब हम लोग और थोड़ा सा देखते हैं कि दो वेक्टर के बीच जो एंगल है वो कितना पॉसिबल है। सपोज कीजिए कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं, F1 है एक, और एक फोर्स है हमारा F2। यस, F1 है एंड F2, दो फोर्सेस हो गए। हम चाहें तो इन दोनों फोर्स को किसी पॉइंट पे अगर अप्लाई करनी है तो हम चाहें तो दोनों को एक ही डायरेक्शन में ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज आवर F1 एंड ये F2 हो गया। अब इस F1 और F2 के बीच का जो एंगल है एक ही डायरेक्शन में, क्या एंगल हो जाएगा यहाँ पे, थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0 डिग्री, 0 डिग्री हुआ। ठीक है, हम अगर चाहें तो इनके बीच जो एंगल है, एक तो ये हो गया कि हमने ऐसे किया, दूसरा हमारा क्या है कि हम समथिंग एंगल पे एक फोर्स हमने इसी पॉइंट पे ऐसे लगाया F1 और दूसरा फोर्स ऐसे F2 हो गया। ये एंगल इनके बीच है। हाँ, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 डिग्री समथिंग वैल्यू आएगा, 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, ये होगा, है कि नहीं, यानी कि ग्रेटर देन 0 डिग्री। ओके, ये थीटा यहाँ पे जो है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री हो गया। यस, फिर हम और थोड़ा सा इसको अगर हम ये करें
तो एक ऐसे और एक ऐसे। यस सॉरी, पहले एक बार परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये F1 फोर्स हो गया और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हम F2 फोर्स, यानी कि अब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री फॉर्म हो गया। अब हम और यहाँ इंक्रीज करा सकते हैं इस एंगल को, कैसे? ऐसे और ऐसे। सपोज कीजिए कि ये हो गया हमारा 120 डिग्री F1 एंड F2 के बीच, यानी कि हम दो फोर्स यानी कि दोनों वेक्टर्स हैं, उनके बीच के एंगल को इंक्रीज करते जाना है। जीरो किया हमने, मोर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, उसके बाद 90 डिग्री, फिर 90 से भी हमने इंक्रीज कर लिया। आइए और हम थोड़ा सा एंगल को इंक्रीज करते हैं। जैसे हमने F1 इधर अप्लाई कर दिया और F2 हमने इधर अप्लाई कर दिया, F2। यस, अब ये एंगल हो गया थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। यस, ये क्या हो गया हमारा? F1 एंड F2 के बीच का एंगल हो गया। अब आइए, अब हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा और 180 से भी बड़ा एंगल कर लें F1 एंड F2 के बीच। तो कैसे करेंगे? ये रहा हमारा F1 और ये रहा हमारा F2। यस, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ऐसे हमने बनाया, और एक एंगल, जो दूसरा एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, वो क्या है? वो ऐसे है। ये देखिए, ये ऊपर वाला क्या है? ये जो एंगल है ये ग्रेटर देन 180 डिग्री। इसको मैं अगर अल्फा लिख दूं और इसको मैं थीटा लिख दूं, या सॉरी इसको बीटा लिख लेता हूं मैं, हाँ, तो ये आपको ये जो ये एंगल है, ये हाँ, जो ये एंगल है इसको मैं अल्फा लिखता हूं, और ये एंगल हो गया बीटा। बीटा ग्रेटर देन 180 है, एंड ये क्या है? अल्फा लेस देन 180। लेकिन अब हमारा जो रूल है वो क्या है कि टेल टू टेल अरेंजमेंट के बाद जो स्मॉलर एंगल है वही वेक्टर एंगल लिया जाएगा। तो यहाँ जो अल्फा है वो क्या है? वही इनके बीच का स्मॉलर एंगल है। तो अब क्या हो जाएगा? ये अल्फा, ये होगा एंगल बिटवीन F1 एंड F2। इससे क्या हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी वेक्टर के बीच जो एंगल्स फॉर्म होता है वो कभी 180 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने तो ऐसे अरेंज किया उनको, बट ये एंगल ग्रेटर देन 180 हो गया। जो टेल टू टेल अरेंजमेंट के बाद जो स्मॉलर एंगल होता है वही वेक्टर एंगल होता है। तो यहाँ क्लियर है, ये हो गया। तो कभी भी हम लोग वेक्टर एंगल को हम लोग ग्रेटर देन 180 नहीं बना सकते हैं। तो दिस इज एंगल बिटवीन F1 एंड F2, ये हो गया F1 एंड F2 के बीच का एंगल हो गया। तो अगर इन जनरल अगर थीटा अगर एक वेक्टर एंगल है, तो थीटा अगर वेक्टर एंगल है तो ये क्या हो सकता है? इक्वल टू ग्रेटर देन 0 डिग्री। देखिए 0 डिग्री है, 0 से बड़ा ये सब भी है, और दूसरा कंडीशन क्या है? 180 के इक्वल है, बट 180 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो इसको कैसे लिखेंगे? इक्वल टू 180 डिग्री एंड लेस देन, इक्वल टू लेस देन 180 डिग्री। यस, ये हो गया। यस, यानी कि दो थीटा क्या हो गया? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हो गया ये। तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कभी भी दो वेक्टर के बीच के एंगल को 180 से बड़ा नहीं कर सकते हम। आइए एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। हाँ, एग्जांपल क्या है? 6 वेक्टर्स of equal magnitude form a regular hexagon। 6 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, वो एक हेक्सागन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एज शोन इन द डायग्राम में जो दिया गया है। हाँ, आइए डायग्राम को देखते हैं। हाँ, तो
यहाँ पे डायग्राम प्लॉट कर देता हूं मैं। ये ए बी सी एंड, एक मिनट थोड़ा सा इनको मिटाता हूं, इनको आगे लिख लेता हूं मैं। यस, ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ। फॉर्म ए रेगुलर हेक्सागन एज शोन, हो गया। आइए, ए बी सी, दिस इज डी, ई एंड एफ वेक्टर है। क्या कहता है, फाइंड एंगल बिटवीन, फर्स्ट में क्या कहा, ए एंड बी, ए एंड बी के बीच एंगल बताइए। सेकेंड में क्या है, ए एंड बी, सेकेंड में क्या है आपको, बी ठीक है, ए एंड बी। सेकेंड में क्या हो जाएगा हमारा, बी एंड सी, बी एंड सी। थर्ड में क्या है आपको, ए एंड डी। काफी है, 3 एग्जाम्पल हम लोग सीख जाएंगे। आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक रेगुलर हेक्सागन बनाता हूँ, जैसा कि क्वेश्चन में है। थोड़ा सा इनको ऊपर ले जाऊँ। आइए, ये क्या हो गया हमारा, ए है, हाँ क्लियर आ रहा है ना, हाँ ए हो गया। दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड ऐसे हो गया हमारा डी, और ये हो गया हमारा ई, और ये हो गया हमारा एफ वेक्टर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो रेगुलर हेक्सागन जो होते हैं वो यहाँ पे 120 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री अगर एंगल फॉर्म किया तो हमें एंगल निकालना है, वेक्टर एंगल। तो क्या रूल है उसका, वेक्टर को टेल टू टेल अरेंज करते हैं और उनके बीच के स्मॉलर एंगल को हम एज वेक्टर एंगल लेते हैं। अब देखिए यहाँ ये हेड एंड टेल अरेंजमेंट है ना। तो हम टेल टू टेल कैसे अरेंज करते हैं, तो पहले इनको हम ऐसे एडवांसिंग करते हुए ऐसे 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 करके हम लोग क्या करेंगे, आपको ये हमारा, हाँ क्या हो जाएगा, ये ऐसे कर दिया हमने, ये हो गया हमारा ए, यहाँ आ गया। अब देखिए ए एंड बी टेल टू टेल अरेंज हो गया कि नहीं। जब ये टेल टू टेल अरेंज हो गए तो इनके बीच के जो एंगल हैं वो हमारे क्या हो गए, 120, ये है 180 होगा, ये 60 डिग्री। तो आइए फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, थीटा ए बी इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है, ए क्या है, बी एंड सी। तो ये देखिए बी को ऐसे करेंगे, ये तो 120 है ही, देखिए क्या हो गया, ये भी 60 डिग्री ही हो गया। तो बी एंड सी दूसरे का जो आंसर है वो क्या हो गया, वो भी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए ए एंड डी भी क्वेश्चन है, तो ए ऐसे और डी ऐसे है। अगर हम इनको एक ही जगह से प्लॉट करें तो ए ऐसे है और हमारा यहाँ से ये क्या हो गया, हमारा जो डी वेक्टर है वो ऐसे है। तो क्या इनके बीच का एंगल ऐसे है, देखिए ए ऐसे है और डी जस्ट इसके अपोजिट है। इसको अगर उठा के दोनों के टेल को मिलाऊंगा तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी कि ये 180 डिग्री एंगल हो गए। मीन दैट ऑफ थर्ड का आंसर क्या हो गया, थीटा ए एंड सी इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, इस तरह से हम लोग दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं।